सारे एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स को एक साथ में कवर कर रहा हूँ। और ज़्यादातर एग्जाम्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं आवा सादा वाले, उनके लिए ये एंशियंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आपके लिए यूजफुल रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको हिस्ट्री के बारे में समझने को मिल जाएंगी। और किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी भी एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आपको इसमें से 60-70% सवाल आसानी से मिल जाएंगे। धैर्य से ये पूरा लेक्चर देखने की कोशिश करना। हिस्ट्री आपको नई तरीके से पढ़ने को मिलेगी। अब तक आपने हिस्ट्री को रटा होगा, राजा महाराजाओं के नाम याद किए होंगे, डेट्स याद की होंगी, लेकिन अभी जो हिस्ट्री है वो एक नए तरीके से कहानी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट के द्वारा आपको समझाई जाने वाली है। ओके, तो अभी मैं आपकी साइड में आईपैड स्क्रीन लगा देता हूँ और शुरू करते हैं। ये अपना क्रैश कोर्स नाम दिया है क्रैश कोर्स एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये मास्टर क्लास है, किसी भी एग्जाम के लिए जाइए वहाँ यूजफुल रहेगी ये। और इसके बाद में मैं 500 सवालों का, पुरानी ईयर्स के जो सवाल हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सब का एक साथ में क्रैश कोर्स रिलेटेड या मास्टर वीडियो क्वेश्चन का ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर ये दोनों वीडियो आप कवर कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम में जाने पे 70 से 80% सवाल तक भी सॉल्व कर दोगे, क्योंकि पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे, उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ओके, और उसके कुछ समय बाद में फुल कोर्स आने वाला है। फुल कोर्स इज कमिंग वेरी सून। जब क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में फुल कोर्स आने वाला है। ओके, पहले बता चुका हूँ मैं, अपने पढ़ाने के तरीका यही रहता है, कहानी बताना, कॉन्सेप्ट बताना और उसमें जाते जाते फैक्ट जोड़ देना। ये हमेशा आपका किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका होना चाहिए। सबसे पहले उसे एक कहानी के रूप में लो, आसान तरीके से समझो उसे। ठीक है, कहानी के रूप में लो, उसके बाद में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। और जब ये कहानी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो उसके बाद में आप उसके अंदर फैक्ट्स जोड़ दो, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ओके, देखिए हम इसमें क्रैश कोर्स वाले इसमें क्या क्या कवर कर रहे हैं। इतिहास क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में यही देख रहे हैं। शुरुआती 1 घंटे में इंट्रोडक्शन और क्या क्या पढ़ने वाली हैं सारी चीज़ें। मेन चीज़ ये है, आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको इतिहास रुचिकर लगना चाहिए। ये लेक्चर देखने के बाद में शुरुआती आधे पौने घंटे के बाद में आपको हिस्ट्री ऐसा लगेगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए। व्हाट इज हिस्ट्री, ये देखते हैं अभी थोड़ी देर में। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी सवाल आता है, सर हम क्यों पढ़ें, इतने राजा महाराजाओं की कहानियाँ, डेट्स क्यों याद करें, हमारा क्या मतलब है इन सबसे। गए निकल गए, बड़े बुजुर्ग थे, जा चुके, अब हमें क्या मतलब रहा उनसे, जो जा चुका उसे बिसाड़ दो, क्या मतलब रहा। बट यहाँ पे मैं आपको कारण बताने वाला हूँ कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, इतिहास पढ़ने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग इतिहास पढ़ते हैं। एक्चुअली में हर व्यक्ति का इतिहास अलग होता है, मेरा, आपका, बाकी सब लोगों का इतिहास अपने दिमाग के हिसाब से। मैं अपने यूनिवर्सल लॉज में बताता हूँ, द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड, आपके दिमाग में ही पूरा ब्रह्मांड निहित है। एंड दूसरा यूनिवर्सल लॉ मैं अपना बताता हूँ, एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट, सभी चीज़ें सापेक्ष हैं, कोई भी निरपेक्ष नहीं है। तो हर व्यक्ति के लिए चीज़ों को देखने का तरीका भी अलग होता है। बट हम नेशनलिस्ट व्यू में, राष्ट्रवादी व्यू में, लॉजिकल तरीके से हम इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं किसी एजेंडा या किसी पर्सपेक्टिव को स्पेशल लेके नहीं चल रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर है, नेशनलिस्ट व्यू रहेगा और साथ साथ में लॉजिकल व्यू भी रहेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरीके के इतिहास को मैं पढ़ाने वाला हूँ। बीच का समराइज इतिहास इसमें क्रैश कोर्स में करा रहा हूँ और फुल कोर्स में मैं सारे जो विचारधाराएं उनको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। ओके, इतिहास को पढ़ने के अलग अलग तरीके, लेखन के आधार पे हम पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एंड हिस्टोरिक पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्ट्री, जब आदमी को लिखना नहीं आता था, अगर लिखना ही नहीं आता है तो पढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री, जब आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो उस समय के इतिहास को जानने के लिए अलग स्रोत यूज किए जाएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, जिस समय आदमी लिख सकता था लेकिन उनकी लिखाई पढ़ाई को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उस समय के लोग समझते थे लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। और उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल, जब पढ़ा भी, लिखाई भी की जाती थी और उनको पढ़ा जा चुका है। उसके बाद में आता है धातु उपयोग के आधार पर इतिहास, मतलब कौन कौन सी धातुएं हथियार के रूप में यूज की जाती थी, उसके आधार पर। शुरुआत में तो मनुष्य जानवरों की तरह रहता था, पत्थर ही यूज करता था नॉर्मली हथियार बनाने के लिए, गुफाओं में रहता था, पत्थर से ही ज़्यादा गहरा नाता था।
तो उस समय वाले इतिहास को उन्होंने नाम दे दिया पाषाण काल। यानी ऐसा समय जब मनुष्य का ज़्यादातर संबंध जो था पत्थरों से था, उसके औजार जो होते थे वो पत्थरों के होते थे, उसका रहना सहना सब पत्थरों के आसपास में ही होता था। ठीक है, तो उसे बोल दिया पाषाण काल। लेकिन कुछ समय बाद में आविष्कार होने के बाद में नई नई चीज़ों की खोज हुई, जैसे तांबा का खोज हुई, तांबा, ठीक है, कॉपर। उसके बाद में तांबे में टिन मिला दिया तो कांसा बन गया। तांबा कमजोर था, कांसा थोड़ा सा और अधिक मजबूत था, और उसके बाद में लोहे की खोज हो गई। लोहा काफी अधिक मजबूत था, अधिक ज्यादा मजबूत होने के कारण उसमें हथियार भी मजबूत बनने वाले थे। ठीक है, और आता है विचारधारा के आधार पर। ये भी हम देखते हैं विचारधारा के आधार पर लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होती है, सेंटर की विचारधारा क्या होती है, दलित हिस्ट्री क्या होती है, ब्राह्मण हिस्ट्री क्या होती है, इस्लामिक हिस्ट्री क्या होती है, ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, क्या हमें इतिहास रटना चाहिए, इस सवाल का भी जवाब देता हूं मैं। डायरेक्टली यहाँ बोल देता हूँ नहीं, और थोड़ा एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। इतिहास पढ़ने के लिए कौन सी रणनीति का उपयोग करें, ये सब इंट्रोडक्शन में चल रहा है। उसके बाद टू द पॉइंट कौन कौन से हम टॉपिक लेने वाले हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। इतिहास पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तकें प्रयोग में लें, ये भी क्लियर हो जाएगा आपके लिए, और इसके क्रैश की खास बातें क्या हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो एंशियंट हिस्ट्री का इतिहास हम इस क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। व्यू नेशनलिस्ट रहेगा, राष्ट्रवादी तरीका रहेगा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म नहीं रहेगा, लॉजिकल नेशनलिस्ट रहेगा। ओके, उसके बाद में अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है टॉपिक नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, जिस समय ना तो वो लिखना जानते थे और ना ही हम उन्हें पढ़ सकते हैं। जब लिखना नहीं है तो पढ़ना तो चांस ही नहीं है। ओके, तो ऐसा समय जिस समय लेखन का विकास नहीं हुआ था वो। ठीक है, इसे नॉर्मली आप पाषाण युग और धातु युग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा अपना आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, ये अपना दूसरा टॉपिक रहने वाला है। ओके, तीसरा टॉपिक जो है हिस्ट्रिक पीरियड के अंदर आएंगे हम वैदिक युग, तीसरा अपना टॉपिक रहने वाला है वैदिक युग। ठीक है, उसके बाद में आने वाले हैं महाजनपद युग। ओके, और उसी समय पे वहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन होने वाले हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये भी टॉपिक के लिए होंगे। वैदिक युग को दो भागों में बांट लेंगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में। ठीक है, उसके बाद में मगध का विस्तार होगा तो उसे हम छठवां टॉपिक देंगे, 6 नंबर का टॉपिक। उसके बाद में मौर्य वंश आ जाएगा, 7वां टॉपिक उसे दे देंगे। उसके बाद में संगम युग आ जाएगा, उसे संगम युग क्या है, अपना उत्तर में अलग चल रहा था और साउथ में एक अलग ही सिस्टम चल रहा था, तो संगम युग है वो साउथ का है, तो साउथ का वो 8वें टॉपिक के रूप में देखेंगे। उसके बाद में भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं। अच्छा, इसमें घबराइए मत, अभी इस कहानी को मैं दोबारा से समझाने वाला हूँ पूर्ण रूप से। अगला टॉपिक वही है, कहानी को समझा रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पे मैं टॉपिक बोल देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे, इस क्रैश कोर्स में कवर हो जाएंगे। उसके बाद में अपना मौर्य वंश के बाद में कुछ विदेशी आक्रमण आए थे, कुषाण और सातवाहन, इनको शामिल कर लिया जाएगा 9वें टॉपिक में। उसके बाद 10वें टॉपिक में गुप्त काल को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अदर्स जो शासक थे उनको 11वें टॉपिक में शामिल कर लिया जाएगा, और बचा कुचा अपना विविध जो है वो 12वें टॉपिक में शामिल कर लिया जाएगा, टॉपिक नंबर 12 तक पहुंच जाएगा। ओके, अब शुरू करते हैं। इतिहास क्या है। इति प्लस हास, ऐसा जो घटित हो चुका है। इति यानी ऐसा और घटित हो चुका है, हास यानी घटित हो चुका है। ऐसा घटनाक्रम जो घटित हो चुका है, मतलब अब मैं जो बोल रहा हूँ उससे लास्ट सेकंड में जो जो निकल चुका है वो इतिहास हो गया। हर लास्ट सेकंड जो निकलती जा रही है वो इतिहास होता जा रहा है। लास्ट सेकंड 1 घंटा पहले का, 1 दिन पहले का, 1 साल पहले का, 100 साल पहले का, 1000 साल पहले का, 2000 साल पहले का, सब इतिहास घटित हो चुका है। प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है। ओके, जो घटित हो चुका है वो इतिहास। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें सच्चाई का कैसा पता चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि जो पिछली समय पे घटनाएं हुई थी वो सही थी। आज से 200 साल पहले कोई घटना हुई, 200 साल पहले कोई घटना घटित हुई, आप तो जीवित नहीं थे, आपके पिताजी दादाजी वो भी जीवित नहीं थे, तो आपको सच कैसा पता चलेगा। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आके तुमसे झूठ बोल दे। इवन इफ आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ, आज के समय पे टीआरपी युग चल रहा है। जो न्यूज एजेंसियां हैं वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत सारा मसाला तड़का और फेक न्यूज जोड़ देती हैं। ठीक है, तो जब आज के समय पे आप अगर दिल्ली के अलावा कहीं किसी दूसरे शहर में रहते हैं और दिल्ली में कोई घटना घटित होती है, तो आपके पास उस घटना को पहुंचने का सोर्स यही होता है, न्यूज होता है, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होता है, यही तरीका होता है। लेकिन बहुत सारी झूठें आप तक पहुंचने से पहले उसमें जोड़ दी जाती हैं। घटना क्या होती है
और उसका आप तक पहुंचाया क्या जा रहा है, इसमें बहुत सारा मसाला जुड़ चुका होता है। ये बात चल रही है प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में आप जब जीवित हो आपके सामने ही बहुत सारी झूठ जोड़ दी जाती है। तो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ, उसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हें सच बताया जा रहा होगा। ठीक है, तो इसे देखने के लिए अलग अलग विचारधाराएं भी हैं और अलग अलग तरीके के स्रोत हैं जिनसे इतिहास को कंबाइंड किया जाता है और एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री बनाई गई है। ओके, ठीक है। इतिहास जानने के विभिन्न स्रोत हैं जो अपने नेक्स्ट टॉपिक में है। ओके, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ आ जाता है आपका, सर क्यों रटें हम हिस्ट्री, क्यों रटें, क्या मतलब पढ़ रहा है राजा महाराजाओं के नाम, ये तो गए निकल गए, हमारा कौन सा बिगाड़ के ले गए कुछ। आज के समय पे तो हमें अपनी लाइफ का एंजॉय करना चाहिए, पुरानी चीज़ें नहीं रटनी चाहिए। एक्चुअली में यहाँ पे आपकी गलत सोच होती है अगर आप ऐसा सोचते हैं। हिस्ट्री जो होती है वो आपको सबक सिखाती है। बहुत सारी गलतियाँ करता है इंसान, उन गलतियों से सीखना ही हिस्ट्री को पढ़ना कहलाता है एक तरीके से। ओके, तो सबसे पहली बात, हिस्ट्री क्यों पढ़ें, पहला हमें अपने गौरवशाली इतिहास का पता चलेगा कि हम किसी समय पूरे विश्व में नंबर 1 रहे। इवन किसी समय के लिए नहीं, हमेशा ही नंबर 1 रहे थे। जब से इतिहास शुरू हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से लेके आज से 300 साल पहले तक भारत जीडीपी में नंबर 1 था। ठीक है, भारत के बाद में चाइना आता था, तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे था। क्यों था, कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी तभी तो हम नंबर 1 रहे होंगे। उसके बाद में हम डाउन होते चले गए, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां आ गई होंगी, कुछ ना कुछ गलतियां आ गई होंगी, तभी हम डाउन होते चले गए। तो अब जो बुराइयां आई हैं उनसे हमें सबक लेना है, इसलिए इतिहास पढ़ना है। उस गौरवशाली इतिहास को जानना है, इसलिए भी इतिहास पढ़ना है। ओके, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी, हमने इतिहास में गलतियां की, उनसे सबक सीखकर अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर होना है। इतिहास की अच्छी बातों को ग्रहण करना है और धर्म, संस्कृति और नैतिक शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त होता है इतिहास को। ठीक है, इतिहास में हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी बातें रही थी, जैसे ऋग्वैदिक काल का जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है उसके हिसाब से मान सकते हो आप, बहुत ही अच्छी सोसाइटी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा समाज था उस समय का। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्रोतों से पता चल रहा है कि इतनी डेवलप्ड हाई क्वालिटी की जो सोसाइटी थी उस समय थी। लेकिन आज के समय पे तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। क्या हुआ, कहाँ पे हमारे द्वारा गलती हुई जो पिछले 2.5-3 हज़ार सालों में हम इतना डिक्लाइन होते हुए नीचे आ गए। आज के टाइम पे इंडिया की जीडीपी कितना कम है, $2.7 ट्रिलियन, कितना कम है। ये अपना जीडीपी के मामले में हम और बोलने को तो 6वें नंबर पे आते हैं, या अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, प्रति व्यक्ति की आयत की जाए, तो हम 150 के आसपास में पहुंच जाते हैं। तो अपना जीडीपी दिखाने को डाटा ठीक लगता है, बट ओरिजिनलिटी में पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे हैं, रियलिटी में हम बहुत पीछे हैं बाकी देशों से। तो कहाँ कमी रही, ये सब हम इतिहास के जो गौरवशाली इतिहास है उसको देखेंगे तो फिर से उसी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो गलतियां की हैं उनसे सबक लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ऋग्वेद में कोई सती प्रथा, कोई बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं था, महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुरीतियां आई और उन कुरीतियों को हमने सच मान लिया। लेकिन इतिहास में अब उन कुरीतियों को दोबारा से खत्म किया गया है, सती प्रथा को खत्म किया गया। तो उस समय लोगों ने विरोध तो किया था धर्म के नाम पर, इस तरीके से नाम पे, लेकिन जो गलतियां हैं उन्हें हमें सीखना चाहिए गलतियों से और उन्हें हटाना चाहिए। आज के समय पे भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, आपके अंदर हमारे अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं। ठीक है, अभी जो छुआछूत, जातिवाद, ये सब खत्म नहीं हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, ये बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। तो ये सारी कुरीतियां हैं, ऊंच नीच, ये सब कुरीतियां हैं, आप धीरे धीरे इनको खत्म करने की कोशिश कीजिए। यही तो है हिस्ट्री को पढ़ना और उनसे सबक लेना। ओके, तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री का मतलब डेट्स रटना, राजा महाराजाओं के नाम रटना बिल्कुल नहीं है, और मैं अपने लेक्चर्स में तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूँ। बाकी आपको कहीं हो सकता है राजा महाराजाओं के नाम रटना पड़ते हो, लेकिन मेरे लेक्चर्स में आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको हिस्ट्री रटना पड़े। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था, भारत इतिहास की एक कहानी देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको हिस्ट्री में पूरा इंटरेस्ट ही आ जाएगा। चलो समझिए। वैज्ञानिक मानते हैं, एक तो वैज्ञानिक होते हैं लॉजिकल वे में, तार्किक वे में, साइंटिफिक वे में लेके आते हैं वो अपना जो खोज करके आते हैं, और दूसरा तरीका होता है धार्मिक। हम धार्मिक तरीकों से बात नहीं करने वाले हैं। ओके, वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। एक छोटा सा बिंदु था, उसका नाम था सिंगुलरिटी, हिंदी में बोला उसे विलक्षणता। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। अब इतना अरब कितना होता है ये खुद से सोचना,
हम तो जीते हैं 150 साल, इतना ही जीते हैं। उसके अलावा 100 के अलावा 1000 आता है, 1000 के बाद में लाख आता है, लाख के बाद में 10 लाख आता है, उसके बाद में करोड़ आता है, करोड़ के बाद में 10 करोड़, फिर आता है अरब, और अरब में भी 13.7 अरब। तो देख लीजिए कितना टाइम रहा होगा, बहुत लंबा टाइम है। 13.7 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। एक सिंगुलरिटी नाम का एक पॉइंट था, छोटा सा अधिक घनत्व था, उसमें अचानक से विस्फोट हुआ। कारण क्या है ये अभी पूरा नहीं पता है, कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। और ये भी एक थ्योरी है, पूर्ण रूप से सच नहीं है। हिस्ट्री कभी भी 100% सच नहीं होती, इतना ध्यान रखना। हिस्ट्री कभी 100% सच नहीं होती, ना ही कोई चीज़ 100% सच होती है। मैं आपको बताया ना, एवरीथिंग इज रिलेटिव, हर चीज़ सापेक्ष में देखी जाती है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। आपको कोई बोल रहा है कि 100% ये सही है, देन ही इज रॉन्ग और ही इज टेलिंग यू लाई। वो आपसे झूठ बोल रहा है या वो गलत है, उसका ब्रेन वास्ट हो चुका है। ठीक है, तो उस समय का सबसे जो बेटर एक्सप्लेनेशन करने वाली थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड सिद्धांत की। 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे गैलेक्सियां इस तरीके से बनने लगी, आकाश गंगाएं बनी। आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व अपनी पृथ्वी का विकास हुआ। माना जाता है कि ये अपना जो सूर्य तारा है उसका ये एक हिस्सा है। तो उस समय पृथ्वी जो थी बहुत गर्म आग का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया, ठंडी होती गई। ठंडा होने के बाद में बादल बनने लगे, बादलों से बारिश हुई और समुद्र और एक स्थल जमीन बन गई, पेंजिया और पेंथालासा नाम से बन गए। ओके, उसके बाद में अलग अलग महाद्वीप भी बने, और समुद्र के अंदर कुछ एटम्स ने, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन्होंने मिलकर के एक कोशिकीय जीव का निर्माण किया, एक कोशीय जीव का निर्माण किया। उसके बाद में एक कोशीय से धीरे धीरे समुद्र के अंदर ही बहुकोशीय बने, बहुकोशीय जीव बने, और उसके बाद में एक जलीय जीव का निर्माण हुआ। इवन एक मान सकते हो मछली का निर्माण हुआ। तो पहला जो जानवर बना था वो मछली थी। उसके बाद में वहाँ से एक नया स्पीसीज बना जो जल में भी चल सकता था और स्थल पे भी चल सकता है, मान सकते हो मगरमच्छ टाइप का कोई बना था। ओके, मगरमच्छ के बाद में एवोल्यूशन की प्रोसेस हुई। डार्विन का सिद्धांत है जो बताता है ये जो सारा घटनाक्रम चला है, ये सब एवोल्यूशन, धीरे धीरे विकास होता चला गया है। उसमें फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल भी सिद्धांत है कि जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को फिट कर लेगा वही उसमें सर्वाइव कर पाएगा, वरना वो खत्म हो जाएगा। ओके, 13.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जलीय जीवों का विकास हुआ। जलीय जीवों के बाद में ऐसे जीव आए जो पृथ्वी पर भी चल सकते थे, और वहां से धीरे धीरे विकास होते हुए एक चिंपैंजी टाइप का या बानर जैसा एक इंसान बना, बानर जैसा एक जानवर बना जो अपने इंसानों का पूर्वज था। तो वहाँ पे एक डार्विन की थ्योरी आती है। डार्विन ने सिद्धांत दिया, एवोल्यूशन प्रोसेस, सब कुछ एक विकास क्रम के थ्रू हुआ है। ठीक है, माना जाता है 40 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई वो अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया के देश में मानी जाती है। एग्जैक्टली आज के समय पे साइंस यही कहता है। आगे क्या बताने वाला है साइंस, हो सकता है वो चेंज भी हो जाए, बट आज के समय पे अफ्रीका को मानव जाति का जन्मदाता माना जाता है। ओके, अफ्रीका महाद्वीप में 40 लाख वर्ष पूर्व जो है वो जन्म हुआ मनुष्य का। ओके, आदि मानव का पूरे विश्व में विस्तार हुआ। विश्व में मैंने जैसे बताया कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पे जन्म हुआ। यहाँ के बाद में वो मनुष्य जो है या जानवर जो था, आदि मानव जो था, वो भारत की साइड में आया, चीन की साइड में गया, उसके बाद में यूरोप की साइड में गया, यानी पूरे विश्व में वो फैलना शुरू किया गया। ओके, एशिया, यूरोप और अफ्रीका यहाँ पहुँचा। शुरुआत में जो मनुष्य था वो टोटली असभ्य था, अनसिविलाइज था। ना रहने सहने का ढंग था, ना कपड़े पहनने का, ना खाने पीने का, रहने का भी ढंग नहीं था। जंगलों में या गुफाओं में रहता था, खाना पीना मांस के रूप में खाता था, कपड़े पहनने का कोई सोर्स नहीं था। ओके, तो उस काल को नॉर्मली हमने 40 लाख वर्ष से लेकर के, अभी थोड़ी देर बताया था जब मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से लेकर के आज से 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 BC तक का जो समय है, 10,000 नहीं एक्चुअली में 12,000 वर्ष पूर्व, क्योंकि 2000 AD वाले समय भी है। अभी तक मैं बता देता हूँ BC और AD क्या होता है। ओके, तो 40 लाख वर्ष से लेके 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 BC तक मनुष्य ने कोई खास डेवलपमेंट नहीं किया, ना ही कोई खोजें की। पूरा वही जानवरों की तरह रहना रहा उसका। तो
तो उस समय को हमने पाषाण काल बोल दिया, यानी उस समय जो हथियार यूज किए जाते थे पत्थरों के होते थे, तो उस काल को हमने बोल दिया पाषाण काल यानी लिथिक एज। ओके, उसके बाद में पाषाण के बाद में कुछ ना कुछ आविष्कार हुए, लेकिन आविष्कार होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। जैसे कि पहली घटना जो हुई कि जो बंदर था उसका पेड़ों से उतर के नीचे घास के मैदानों में आ जाना। उसके बाद में 2 पैरों पर उसका चलना। 2 पैरों पे चलना मतलब आज के समय पे बाकी जितने भी आप जानवर देखोगे 4 पैरों पे चलने वाले हैं, बंदर भी 2-4 पैरों पे ही चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसने विकास किया और 2 पैरों के सहारे पर बैलेंस बनाना शुरू किया। 2 पैरों पे खड़ा होना भी क्रांतिकारी परिवर्तन है, उसके भी बहुत सारे फायदे हुए। 2 पैरों पे खड़े होने पे वो सीधा खड़ा हो सकता है और सामने लंबी दूरी तक देख सकता है, लंबी दूरी तक देख सकता है, ताकि अन्य जानवर कोई आ रहा है तो उसे आभास हो जाएगा और अपने आप को सुरक्षित जगह पे वो पहुंचा लेगा। ठीक है, और दूसरा फायदा ये हुआ कि उसके 2 पैर खाली हो गए। अब 2 पैर उसके हाथ का काम करने लग जाएंगे और जो चीज़ खाली होती है उसका अन्य जगहों पर यूज करने लग जाता है। तो हाथों से वो अदर उपकरण बनाने लग जाता है, जानवरों को मारने के लिए हथियार भी रख सकता है। ओके, आग का आविष्कार होता है। आग का आविष्कार एक इंसिडेंट के रूप में होता है, एक्सीडेंटल रूप में होता है। एक्चुअली में मनुष्य कर तो कुछ और रहा था, हो गया आग का आविष्कार। 2 क्वार्ट्ज के पत्थरों को रगड़ रहा था, अचानक से चिंगारी निकली, नीचे घास थी तो आग पकड़ ली। तो मनुष्य ने देख लिया कि ऐसा करने पे आग का आविष्कार हो सकता है, आग जलाई जा सकती है। इस काम को जानवर नहीं कर सकते थे, यहाँ पे मनुष्य को एडवांटेज मिला। ओके, पहिए का आविष्कार किया, खेती का आविष्कार किया, और ये सब होने के बाद में मनुष्य थोड़ा सा स्थायी होने लगा और सभ्यता की ओर बढ़ने लग गया। ओके, स्थायी निवास करने लग गया, पशुपालन करने लग गया, खेती करने लग गया। ये सब चल रहा है 10,000 BC के आसपास में, पशुपालन और खेती का, और सभ्यता की ओर विकसित होने लग गया। धीरे धीरे आते आते अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभ्यताएं बनने लग गई। जैसे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता बनी, इराक ईरान में दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता बनी, चीन में चीनी सभ्यता बनी, यूनान में यूनानी, और इटली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे रोमन सभ्यता बनी। ओके, अब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमें पता चला है आज से 100 साल पहले ही पता चला था। उससे पहले हम जानते भी नहीं थे कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी सभ्यता थी, क्योंकि अवशेष खोजे गए पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा, तब पता चला कि कोई सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। बाद में हम वैदिक सभ्यता की ओर देखते हैं। अब वैदिक सभ्यता के यहाँ पे जब बात आती है, सिंधु घाटी से हम वैदिक सभ्यता की ओर कैसे बढ़े, क्योंकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, इनमें मैं समय और आपको लिखा देता हूँ एक बार से। 40 लाख वर्ष पूर्व जो है मनुष्य का जन्म हुआ। ओके, और 40 लाख वर्ष से 10,000 BC तक वो मनुष्य जो है वो एक तरीके से आदिमानव ही रहा। कुछ विकास होने पर पाषाण काल जो है वो 3 भागों में बांट दिया हमने, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये 3 भाग हुए। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है 2350 BC से 1750 BC। ये BC AD इनसे नहीं घबराना, थोड़ी देर में आपको समझा देता हूँ। और वैदिक सभ्यता का जो समय माना जाता है 1500 BC से लेके 600 BC का। ओके, ये समय वैदिक सभ्यता का माना जाता है। तो नॉर्मली जो हम पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे तो उस समय तक हम यही मानते थे कि वैदिक सभ्यता ही भारत की शुरुआत हुई है और ये पुराने समय से यही है। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत पता चला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता को उससे भी पुराना बताया गया वैदिक सभ्यता से, तो चेंज किए गए हिस्ट्री में। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों के द्वारा लाई गई। अब आर्य कहाँ से आए, कौन थे, इस बात पे बहुत सारा मतभेद है। ये जब अपना फुल कोर्स चलेगा तो उसमें जितने भी विचारधारा हैं वो सारी की सारी आपको पढ़ाई जाएंगी। ओके, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि वैदिक सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। लॉजिकल रूप से आज के समय पे सिंधु घाटी सभ्यता को ही पहला माना जा रहा है। ओके, वैदिक सभ्यता के बाद में एक समय आता है रामायण काल और महाभारत काल। ये पौराणिक काल है। इसका जो समय काल माना जाता है वो 800 BC के आसपास वाला माना जाता है। ठीक है, हो सकता है अलग अलग धर्मों के हिसाब से आप इस बारे में नहीं समझेंगे, आप इनमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ढूंढने लग जाएंगे, जिनमें साल वगैरह, समय वगैरह काफ़ी चेंजेड होता है। लेकिन हम NCERT बेस्ड देख रहे हैं तो उसमें इस काल को भी शामिल कर लिया है बीच में। ओके, क्योंकि ये
बौद्ध धर्म, जैन धर्म जिस समय विकसित हुए थे तो उनमें महाजनपदों का विवरण था, और उन महाजनपदों में वो सारे पॉइंट आते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि रामायण और महाभारत काल जो है वो 800 BC के आसपास में थे। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन हम इसी का पढ़ेंगे, हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना है, हम यही पढ़ेंगे। ओके, महाजनपद काल आता है, यानी बहुत सारे कबीले हैं जो वो एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ा बड़ा क्षेत्र पर अधिकार करने लग जाते हैं, तो महाजनपद काल आता है। और 16 महाजनपद काल हो जाते हैं उस समय। उन 16 महाजनपद कालों की भारत के उत्तरी क्षेत्र में पूरा साम्राज्य विस्तार सा होने लगता है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महाजनपद होता है मगध महाजनपद, उसके पास में एक्चुअली में लोहे की खानें निकल के आ गई थी, और उन्होंने लोहे की खानों का उपयोग करते हथियार बना लिए थे। वहाँ का जो क्षेत्र था वो उपजाऊ था, समृद्ध था, तो उन लोगों ने वहाँ पे विस्तार करना शुरू कर दिया, और मगध महाजनपद बाकी महाजनपदों से बड़ा होता चला गया। मगध महाजनपद का विस्तार हुआ और वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना हुई। नाम सुनते हैं वो मौर्य साम्राज्य से होते हैं, वो अपना टॉपिक भी है, क्रैश कोर्स में भी टॉपिक है। ओके, महाजनपद काल के समय तक अपने समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में उन कुरीतियों को दूर करने के लिए अलग अलग धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये भी अपने टॉपिक्स में ही है। ओके, और मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, मौर्य वंश का भी विस्तार हुआ, और उसी समय साउथ में संगम काल चल रहा था। साउथ में संगम काल चोल, चेर, पांड्या इस तरीके से थे। उसके बाद में विदेशी शासन आता है, यानी विदेशी आक्रमणकारी आते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए। यवन, हिंद यूनानी आते हैं, हूण, कुषाण इस तरीके से आते हैं, और वो भी राज करते हैं अपने उत्तर भारत में 100-200 साल तक। धीरे धीरे एक नया साम्राज्य विस्तार होता है गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, इनमें भी मैं आपको समय लिखा देता हूँ। गुप्त साम्राज्य जो होता है वो अपना स्वर्ण युग माना जाता है भारतीय इतिहास का। महाजनपद काल जो है वो 600 BC से लेके 300 BC के आसपास वाला समय माना जाता है। ठीक है, उसी समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सुधार हुए, इन्हें आप मान सकते हैं 400 से 300 BC के आसपास में। ओके, फिक्स टाइम अपना टॉपिक आएगा तभी डेट्स देखी जाएंगी, क्योंकि डेट्स पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, अलग अलग डेट्स भी बताई जाती हैं। ओके, और इतना ध्यान रखना, इतिहास 100% ट्रुथ नहीं होता, ये सब अलग अलग सोर्सों के आधार पे कंबाइंड करने पे हमने मिलकर के इतिहास बनाया हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद में इतिहास को कैसे पढ़ते हैं उसकी विचारधाराओं के आधार पे, तब वहाँ पे आप समझ लोगे इस बात को। ओके, उसके बाद में आता है अपना मगध साम्राज्य का विस्तार। ये 300 BC के आसपास में होता है, और मगध साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। अशोक का शासन पूरा अफगानिस्तान से लेके असम तक और नीचे अपना प्रायद्वीपीय पठार तक पहुंचता था। विदेशी शासक आते हैं 200 BC के आसपास में। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य के बाद में स्वर्ण युग, जिसे गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये जो होता है वो 300 AD के आसपास में होता है। ओके, 300 AD, BC अलग है, AD अलग है। उसके बाद में आता है गुप्तोत्तर काल, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य बन जाते हैं, और दक्षिण में भी अलग अलग शासन हो जाते हैं। उत्तर में फिर से एक बड़ा शासक आता है हर्षवर्धन। उसके साथ साथ में उसी समय गुर्जर प्रतिहार आते हैं, जो राजस्थान के क्षेत्र में अपनी राजधानी शुरू करते हैं, बाकी उत्तर भारत में कन्नौज तक अपनी राजधानी का प्रसार करते हैं। और वो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो विदेशी आक्रमणकारियों को रोक रहे थे। प्रतिहार यानी जो दुश्मन है उसको रोकने वाला या मारने वाला प्रतिहार, तो विदेशी आक्रमणकारियों को रोक रहे थे, तो उनका नाम प्रतिहार पड़ गया। तो गुर्जर प्रतिहार जो अपना जोधपुर से शुरू होते हैं उनकी, और बाकी उत्तर भारत में फैलते हैं। उसके बाद में मध्यकालीन भारत में उत्तर और दक्षिण के अलग अलग साम्राज्य रहे। उनमें से सल्तनत काल और मुगल काल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, वो हम बाद में देखेंगे। जो अगला क्रैश कोर्स होगा, इसका जो समय नॉर्मली माना जाता है मध्यकालीन भारत का, वो 1200 AD से लेके 1700 AD तक का माना जाता है। ओके, उसके बाद में अपना आधुनिक इतिहास आता है, आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें मराठा, राजपूत इनके शासन रहते हैं। साथ साथ में सबसे ज़्यादा जो समृद्धशाली और सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली हो जाते हैं वो अंग्रेज का शासन हो जाता है, और पूरे भारत पर वो कब्जा कर लेते हैं। उसी समय समाज में बहुत सारी कुरीति आ गई हैं, तो धर्म सुधार आंदोलन भी होते हैं। तो इस तरीके से हम आधुनिक भारत पे आते हैं। आधुनिक भारत का एक अलग से क्रैश कोर्स होगा और फुल लेक्चर सीरीज भी होगी। कांग्रेस आ जाती है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है अंग्रेजों के शासन में। और उसके बाद में 1915 में एक्चुअली में गांधी जी भारत आ जाते हैं। 17 में सक्रिय हो जाते हैं भारतीय राजनीति में, और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जाता है। और आते आते 15 अगस्त 1947 तक भारत को आज़ादी मिल जाती है।
ये मैंने आपको भारत की कहानी ओवरव्यू के रूप में दे दी है। कहाँ से दी है? जब मनुष्य जगह जन्म हुआ, अफ्रीका से वो भारत की साइड में आया। शुरुआत में वो यहाँ पे भी जंगलों में ही रहता था, आकेटक संग्राहक के रूप में रहता था। बहुत सारे अलग अलग जगह अवशेष मिले हैं, भीमबेटका एमपी में इस तरीके के अवशेष मिले हैं। पता चल रहा है कि भारत में भी पाषाण काल के समय में मनुष्य रहा है। उसके बाद में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आती है, जो आर्यों के द्वारा बनाई जाती है। वैदिक सभ्यता के बाद में अपना पौराणिक काल है। उस समय महाजनपदों का विकास होने लग जाता है। महाजनपदों के बाद में आपको मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है मगध वाले क्षेत्र में। मौर्य साम्राज्य के बाद में विदेशी आक्रमणकारी आते हैं। सिकंदर भी आक्रमण करता है भारत पर 323 बीसी के आसपास में, और विदेशी अन्य आक्रमणकारी आते हैं, शक हूण वगैरह। उसके बाद में दोबारा से भारत का ही एक अपना बड़ा शासन जो स्थापित होता है, वो गुप्त साम्राज्य स्थापित होता है, और धीरे धीरे छोटे छोटे साम्राज्य बनने लग जाते हैं। हर्षवर्धन काल और गुर्जर प्रतिहार काल होता है। अन्य जगहों पे दक्षिण में और अन्य जगहों पे अलग अलग राज्य भी थे, जिन्हें हम थोड़े थोड़े रूप में देख लेंगे इस क्रैश कोर्स के अंदर। ओके, उसके बाद में हम मध्यकाल में आ गए थे। मध्यकाल में उत्तर में अपना सल्तनत काल और मुगल काल इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद में वहाँ साउथ में अगर जाते हैं तो विजयनगर साम्राज्य था। आगे चलते हैं तो आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य था। उसके अलावा अपना राजपूत शासन था, लेकिन अंग्रेजों का प्रभुत्व अधिक होने के कारण अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा हो जाता है। भारत में बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं, उनको चेंज करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन किए जाते हैं। उसके बाद में गांधी जी आते हैं। कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में गांधी जी आते हैं और भारत को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक तरीके से प्रेरणा मिल जाती है और भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को ही। तो ये इंडिया की कहानी हुई। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये मैं आपको दोबारा क्लियरली बोल देता हूँ। पहला टॉपिक अपना प्रागैतिहासिक काल रहेगा। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से टॉपिक रहने वाला है। ओके, तीसरा अपना वैदिक युग रहेगा। वैदिक युग के दो हिस्से रहेंगे, ऋग्वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। ओके, उसके बाद में अपना महाजनपदों का चौथा टॉपिक रहेगा, महाजनपदों का विस्तार होना ये। और पांचवा जो टॉपिक रहेगा धर्म सुधार आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके अलावा भी बहुत सारे धर्म थे जिन्हें हम इस क्रैश कोर्स में कवर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और एग्जाम में नहीं आते हैं। बट ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने क्रैश कोर्स में कवर हो जाएंगे। फिर मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश को हम छठवें टॉपिक के रूप में ले लेंगे। ओके, मगध विस्तार को छठवें टॉपिक के रूप में इसी में शामिल किया है। संगम युग आता है, ये साउथ में चलता है, इसे ले लेंगे। उसके बाद में अपना विदेशी आक्रमणकारियों वाला जो है उसे को टोटल शामिल करेंगे 8वें में। गुप्त काल 9वां टॉपिक रहेगा। अदर जो शासन चल रहे हैं उनको हम 10वें टॉपिक में रहेंगे, और लास्ट में 11वें में विविध के रूप में हम कवर कर लेंगे। ओके, अब बात चलती है जो मैं शुरुआत में बोला था कि इस लेक्चर में हम बहुत कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड समझने वाले हैं। इतिहास को पढ़ने के तरीके क्या रहते हैं? इतिहास को पढ़ने के तरीके एक तो होता है लेखन के आधार पर इतिहास, दूसरा धातु उपयोग के आधार पर, तीसरा विचारधाराओं के आधार पर। लेखन के आधार पर इतिहास जो है मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, जिस समय लिखना पढ़ना कुछ नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, प्रोटो हिस्ट्री। एंड ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जिस समय लिखा हुआ भी है, पढ़ भी पाए। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल आप दिख रहा है। मनुष्य जो है जानवरों की तरह रह रहा है, कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए हैं, उसके अलावा जानवरों को मार करके खा रहा है, एक तरीके से शिकारी संग्राहक है। ओके, आद्य ऐतिहासिक काल अपना ये आप देख रहे होंगे, ये आपको एक मोहर दिख रही है 12 सिंगा वाली, और इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये लिपि जो है हम पढ़ नहीं पाए, एक्चुअली में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, ये जो आप देख रहे हैं, पढ़ नहीं पाए। खोज चल रही है, कोशिश की जा रही है, ठीक है, हम पढ़ लेंगे तो और हमें उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। और आगे आता है वैदिक युग, एक ग्रामीण सभ्यता जिसमें बहुत सारे नियम थे और बहुत अच्छी समाज था, बहुत अच्छा सभ्य समाज था वैदिक युग भी। ओके, तो ये ऐतिहासिक में आ जाता है वैदिक युग, आद्य ऐतिहासिक में आ जाता है सिंधु घाटी वाला, और प्राग ऐतिहासिक में आ जाता है इस तरीके का। अब यहाँ पे एक टॉपिक चल रहा था बीच में, वो जो टॉपिक था आपको मैं बोल चुका था, एडी और बीडी, ये ईसवी और ईसा पूर्व, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ये आपको क्लियर करना है। ओके, चलो अभी वो टॉपिक चलाते हैं। देखिए अभी जो साल चल रहा है, इस समय जो समय चल रहा है वो 2019 है, 2019। इस समय जो ईयर चल रहा है 2019 है। आज हम लेक्चर जो पढ़ रहे हैं 2019 में पढ़ रहे हैं। आज से 1 साल पहले 2018 है, 2 साल पहले 2017 है, 10 साल पहले 9 साल पहले 2010, आज से 19 साल पहले 2000, आज से
1019 साल पहले 1000, और आज से 2019 साल पहले क्या हो जाएगा, 0। जीरो जीरो क्यों रखी? एक्चुअली में हम जिसको पढ़ाई कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। देखो, जब ब्रह्मांड बना था, दुनिया बनी थी, तब उन्होंने कोई भी चीज़ बना के नहीं दी थी। इवन एक लैंग्वेज भी नहीं थी, बोलना भी नहीं आता था मनुष्य को, कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, मनुष्य के जो वोकल्स थे वो भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसने बहुत सारी चीज़ों का विकास किया। विकास क्यों किया? लाइफ को इजी बनाने के लिए। तो भारत में यूज किए जाते थे, शक संवत वाला यूज किया जाता था, गुप्तों का गुप्त संवत यूज किया जाता था। इस तरीके से अलग अलग कैलेंडर यूज किए जाते थे। लेकिन हमने आज़ादी के बाद में अंग्रेजों वाला कैलेंडर ही एक्सेप्ट कर लिया, और अंग्रेजों का जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और वो ईसाई कैलेंडर आप बोल सकते हैं। 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, ठीक है। अब एक समय हुआ ईसा मसीह के बाद वाला, और एक समय हुआ ईसा मसीह के पूर्व वाला। तो ईसा मसीह के पूर्व वाले को बोला जाता है ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म वाले बाद समय को बोला जाता है ईसवी। ओके, ये समय हुआ ईसवी, इधर वाला हुआ ईसा पूर्व। तो 0 से पहले ईसा पूर्व और 0 के बाद में ईसा ईसवी, इस तरीके से बोल सकते हो। अब हिंदी में तो ये हो गया, अब इन्हें इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व को बोलते हैं ईसाई, बस ईसा मसीह का नाम है, क्रिस्ट इन्हें बोला जाता है। तो बिफोर क्राइस्ट, तो इसका शॉर्ट नेम दे दिया गया बीसी। अगर हम 0 से पहले की बात कर रहे हैं तो बीसी, और 0 से बाद की बात कर रहे हैं तो एना डोमिनी, यानी आफ्टर क्राइस्ट से बोल सकते हो, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अब यहाँ पे एक्चुअली में धर्म का नाम आ जाता है तो बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसे सेकुलर बनाने के लिए एक नया नाम दे दिया गया कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है उसके बाद का नाम दे दिया सीई। सीई का मतलब कॉमन एरा, सामान्य युग, और बिफोर कॉमन एरा बीसीई। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ईसा पूर्व बोलिए या बीसी बोलिए या बीसीई बोलिए, इन तीनों में से कोई भी शब्द एक साथ में यूज कर सकते हैं। इधर की साइड में आप ईसवी बोलिए, एडी बोलिए या सीई बोलिए, कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ स्केल तो चलेगा ही, यहाँ पे 0 से बाद में 1 2 3 ऐसे करते हुए उल्टा चलेगा। यहाँ 100 साल आएंगे, यहाँ 200 साल आएंगे, यहाँ 300 साल आएंगे। देखो, समय हमेशा अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन हमने जो कैलेंडर बनाया उसमें यहाँ पे हमसे ये गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जब से कैलेंडर बनाए उस समय से हम समय को शामिल कर रहे हैं। उससे पहले वाले समय के बारे में नहीं पता था तो बिफोर क्राइस्ट कर दिया और उसे उल्टा कर दिया, ठीक है। तो उससे पीछे की साइड में हम कितना भी चला जाएं ऐसा कर सकते हैं। तो इतना जरूर ध्यान रखना, समय अपनी गति से चल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है 400 बीसी में, और वो 50 साल जीवित रह रहा है, तो वो कब मरेगा? 50 साल जीवित रहने के बाद वो 350 बीसी में खत्म होने वाला है। ओके, आप सोच रहे होंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, 400 में जन्म हो 350 में मर जाए, जबकि यहाँ तो उल्टा होता है। अगर 1950 में जन्म हुआ है और 50 साल जीवित रहा तो 2000 में उसकी डेथ होने वाली है। लेकिन पीछे की साइड में हम उल्टा करेंगे, क्योंकि वो कैलेंडर में ही ऐसा सिस्टम बना हुआ है। जन्म उसका 400 बीसी में हुआ है बीसापुर में, और उसमें 50 साल जोड़ेंगे तो 350 बीसी। ओके, धीरे धीरे और 50 साल जोड़ेंगे तो 300 बीसी, और 50 साल जोड़ेंगे तो 250 बीसी। तो इतना ध्यान रखना, यहाँ पे आपको समय जो उल्टे तरीके से यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे कॉमन एरा है, नॉर्मल सीधा सीधा चलने वाला। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, समय वाला ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। धातु के आधार पर इतिहास का विभाजन कैसे किया जाता है? शुरुआत में मनुष्य पत्थर यूज करता था, पत्थर के औजार यूज करता था। तो पाषाण युग को भी बांट दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। ओके, उसके बाद में धातुओं का आविष्कार हुआ। धातुओं में सबसे पहली जो धातु की खोज की गई थी वो तांबे की खोज की गई थी, कॉपर की खोज की गई थी। तो जिस समय तांबे के हथियार यूज किए जाते थे उसको बोल दिया गया ताम्र युग, ठीक है। कमजोर धातु थी तांबा। उसके अलावा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मेसोपोटामिया में, इराक में हुई थी। कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, जब तांबे में टिन मिला दिया गया तो उस समय कांसा बना। कांसा तांबे की तुलना में थोड़ा सा अधिक मजबूत था। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की मूर्तियां मिली हैं, कांसा अधिक मजबूत था, तो उसका उपयोग अन्य जगहों पे भी किया जा सकता था, लेकिन इतना उपयोग नहीं हो पाता था कि बड़े बड़े और तलवार जैसे हथियार बनाए जा सकें। अब बाद में जो खोज होती है लोहे की, आयरन एज आती है जिसे बोला जाता है, तो ये अधिक मजबूत है। और जैसे ही अधिक मजबूत अपने पास में धातु आ जाएगी तो हथियारों का भी विकास हो जाने लग जाएगा, यानी तलवारें बनाई जाएंगी, धनुष बाण बनाए जाएंगे,
और अपना जो रहन सहन का सिस्टम है उसमें भी लोहा जोड़ दिया जाएगा, यानी मजबूत धातु जोड़ दी जाएगी और यहाँ से साम्राज्य विस्तार हो जाएगा। ओके, जब हथियार बनने लग जाएंगे तो साम्राज्य विस्तार होना ही ठीक है। अब बात करते हैं विचारधाराओं के आधार पर इतिहास। किसका इतिहास? शुरुआत में बोला मैंने एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। तुम कहाँ खड़े हो इस आधार पे इतिहास देखा जाता है। इसे दोबारा से एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इसका मैंने नाम रख दिया एक्स, और इधर की साइड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, ये व्यक्ति है जिसका नाम है ए, और इधर की साइड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी। ओके, अगर मैं इस बी से पूछूं भाई साहब बताइए कि वस्तु आपके किस दिशा में है, तो बी बोलेगा कि मेरे लेफ्ट में है, बी बोलेगा अब मेरे लेफ्ट में है। एक्चुअली में यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, चलो दूसरे तरीके से बोल दूंगा। बी के ये हम सामने से अगर देखें तो बी के किस में है, आप अगर सामने से देखें तो बी के राइट में है और ए के किस में है, ये लेफ्ट में है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ए के लेफ्ट में है और बी के राइट में। आप कहाँ खड़े हो, किस जगह पे किसका साथ दे रहे हो, इसके आधार पे अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। भगत सिंह को आप क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज उसी भगत सिंह को आतंकवादी बोलते हैं, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप कहाँ खड़े हो इस आधार पर इतिहास बताया जाता है। ठीक है, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे इतिहास में बहुत बड़े रोल निभाने वाले साबित हो गए क्योंकि उन्होंने इतिहास लिखवाया है। बाकी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका योगदान बहुत अधिक था लेकिन उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया गया, उन्हें आतंकवादी भी घोषित कर दिया गया। ओके, तो विचारधाराओं के आधार पे दो विचारधाराएं सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, लेफ्ट विंग वामपंथी विचारधारा और राइट विंग यानी दक्षिणपंथी विचारधारा। राइट विंग वाले कहते हैं कि जो सिस्टम चला आ रहा है वो सही है, जो सिस्टम पुराने समय से चला आ रहा है वो सही है। एक्चुअली में राइट विंग वाले ज़्यादातर लोग अमीर ही होते हैं और वो अमीर लोग हैं, वो अपने सिस्टम को बना रहना देना चाहते हैं। ओके, इसमें एक हायरार्की होती है, एक पदानुक्रम होता है। इसमें राइट विंग वाले लोग जो होते हैं नॉर्मली ऊपर बैठे हुए होते हैं, इनके पास में अपनी सत्ता होती है, इनके पास में पैसा होता है और इनके पास में सारी ताकत होती है और ये चाहते हैं कि जो सिस्टम चला आ रहा है वो सिस्टम बना रहे। ये होती है राइट विंग वाली विचारधारा। यानी पुराने समय पे अगर जाति व्यवस्था जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो कमियों को भी नेग्लेक्ट करते हुए उस जाति व्यवस्था को सही मानते हैं। ओके, इनके अंदर वो सिस्टम रहता है कि डर का वातावरण बना रहना चाहिए ताकि लोग डरते रहें, इस तरीके से होता है। ओके, ये लोग भगवान में अंधभक्ति करते हैं, ईश्वर में अंधभक्ति के रूप में विश्वास। ठीक है, और इधर की साइड में जो सिस्टम चला रहा है उसे पूरा का पूरा मानते रहते हैं। ओके, इधर की साइड में दूसरी विचारधारा आती है लेफ्ट विंग वाली। कोई भी समाज रहा हो पुराने समय से, जैसे कि कहीं का राजा महाराजाओं का किसी राज्य का उदाहरण ले लेते हैं, उस राज्य में राजा रहे होंगे, राजाओं के साथ पुजारी रहे होंगे और उनकी सेना का जो मंत्री वगैरह रहे होंगे वो रहे होंगे। ये उनका हायर लेवल की जो पोस्ट थी, उन पे वाइट कॉलर जॉब यानी सर्विस सेक्टर वाले जॉब करने वाले लोग रहे होंगे। वो सब दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले हैं। उस राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली मजदूरी कर रहे हैं, डेली खेती कर रहे हैं और डेली का काम कर रहे हैं और उन लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये अधिक ऊंचे पदों पे बैठे हैं लेकिन नीचे जो काम कर रहे हैं वो अधिक काम कर रहे हैं, तो भी उनको अधिक मेहनती या मजदूरी नहीं मिल पा रही है, अपना सही ढंग से भोजन तक भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका जो इतिहास लिखने का काम होता है वो लेफ्ट विंग वालों का होता है। वो अपना साम्यवादी विचारधारा रखते हैं, लेफ्ट विंग वाली यानी वामपंथी विचारधारा। ओके, तो ये एक तरीके से गरीब, दलित और सोशलिस्ट का इतिहास होता है। ठीक है, अलग अलग विचारधाराओं के आधार पे अलग अलग लेखक होते हैं और ये मानते हैं कि जो सिस्टम चला आ रहा है वो पूर्ण रूपेण गलत है, पूर्ण रूपेण गलत है, पूर्ण रूपेण सब बिल्कुल नकार दो इसे, ये सिस्टम को नष्ट कर दो ये सब। उसके बाद में ये ईश्वर में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, ईश्वर को ये अफीम के रूप में मानते हैं कि धर्म जो है वो अफीम है और लोगों के अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी झूठी चेतना बना के रखता है। झूठी चेतना से आदमी डरा हुआ रहता है और जो सिस्टम है उसी को सच मानते हुए चलता है। ओके, तो ये लोग इधर की विचारधारा। अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आगे जब अपना कोर्स होगा उसमें पूर्ण रूपेण ही दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ में एक दलित इतिहास होता है, वामपंथी इतिहास, नक्सलवादी, माओवादी एक ही साथ में से बोल सकते हो। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मार्क्स के बाद के द्वारा मानी जाती है। बाकी विचारक तो पहले भी थे लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से कार्ल मार्क्स ने उसे बताया था। दलित इतिहास होता है, दलितों का इतिहास लिखने का सिस्टम होता है।
इधर दक्षिणपंथी को ब्राह्मण इतिहास का एक अलग हिस्सा होता है, सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मणों का इतिहास होता है। धर्म आधारित अलग इतिहास हो सकते हैं, इस्लाम का अलग इतिहास होता है, उसे इस्लामिक इतिहास बोल सकते हैं। और ये एक्सट्रीम नेशनलिस्ट होते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट, चरमपंथी राष्ट्रवादी होते हैं। ओके, और इधर की साइड में जो होते हैं वो राष्ट्रवाद को मानते ही नहीं, नेशनलिज्म को मानते ही नहीं, राज्य को मानते ही नहीं है। वो सबको समान इक्वल करने की बात करते हैं कि कोई भी यहाँ पे देश नहीं बनाया था भगवान ने, कोई भी शुरुआत में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो दोबारा से ऐसा बना दो। जबकि सही जो है इन दोनों के बीच का रास्ता है, जो भगवान गौतम बुद्ध ने बताया था, मध्यम मार्गी रास्ता। ठीक है, और मध्यम मार्गी रास्ता ही सही है। भारत ने मध्यम मार्गी रास्ता ही अपनाया हुआ है शुरू से, जिसे सेंटर वाली विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रवाद के भी गुण होते हैं, और अपना जो कांग्रेस के द्वारा जो इतिहास लिखवाया गया था मोस्टली उसमें ये था सेंटर वाला। थोड़ा बहुत अगर मान सकते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ झुकाव रहा है, बट सेंटर पे ही रहे ज़्यादा अच्छा है। दक्षिण में भी बहुत अच्छी अच्छाइयाँ होती हैं, और वामपंथ में भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। दक्षिण में भी कुछ बुराइयाँ होती हैं, और वामपंथ में भी कुछ बुराइयाँ होती हैं। दोनों की बुराइयों को हटाते हुए, दोनों की अच्छाइयों को लेते हुए बीच में आप सेंटर में इतिहास लिख दो, वो सबसे अच्छा होता है। ओके, और हम भी इस क्रैश कोर्स में वही एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया वो विचारधाराओं के आधार पे। राइट विंग, लेफ्ट विंग, राइट विंग जो सिस्टम चला आ रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, भगवान में अंधभक्ति करते हैं। एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म एक्चुअली में गलत होता है। राष्ट्रवाद होना चाहिए, मैं भी राष्ट्रवादी आदमी हूँ, लेकिन एक्सट्रीम अंधभक्ति का बिलीव नहीं करता। मतलब आप देखते होंगे कभी कभी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पे कि सेना के इन जवानों को आप शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। अंधभक्ति का, जैसे कि आप इस भगवान की फोटो को 4 बार शेयर कर देंगे या 5 बार शेयर करेंगे तो आपको अच्छी खबर मिलने वाली है, और अगर नहीं शेयर करेंगे तो बुरी खबर मिलने वाली है। ये होती है एक्सट्रीम और अंधभक्ति वाला सिद्धांत। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप उसे 50 बार शेयर कर देंगे किसी भगवान के फोटो को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आप उसे एक भी बार शेयर नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपके अंदर झूठी चेतना बैठी हुई है कि गलती से दिमाग में डर बैठा हुआ है भगवान के नाम का, तो आप उसे शेयर कर देते हैं, जो गलत है। आगे से बिल्कुल ना करें अगर ऐसा आपके पास में कुछ भी आ रहा है। सेना के नाम पर भी आपसे फंड लिया जाता है फालतू में। सेना को जब जरूरत हो रही है तो ऑफिशियल जो सिस्टम है उसके तहत आप फंड दे सकते हैं, लेकिन सेना का यूज करते हुए अपना प्रचार किया जाए। अगर आप देख सकते हो टीवी वगैरह पे आज के टाइम पे यूज किया जाता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सेना की वर्दी पहन करके दिखाए जाते हैं, जबकि एडवर्टाइजमेंट मतलब वो इकोनॉमिकली अपना यूज कर रहे हैं, उनका सेना से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो रियलिटी में उस एक्सट्रीम जो नेशनलिज्म है उसका मिसयूज किया जाता है, और एक्सट्रीम अंधभक्ति या भगवान में भक्ति आपकी एक्सट्रीम, उसका भी मिसयूज किया जाता है। आपको बहुत सारे बाबा जी जो हैं, बहुत सारे महात्मा, तथाकथित महात्मा, अगर ओरिजिनल महात्मा तो ऐसा नहीं करेगा, तथाकथित झूठे महात्मा आपको पागल बना सकते हैं। बाबा राम रहीम जैसे, आसाराम बापू जैसे, उसके अलावा अपना संत राम रहीम और अपना रामपाल जी, कुछ भी बना सकते हैं, वो आपको पागल बना सकते हैं। तो आप लॉजिकल तरीके से सोचिए, साइंटिफिक वे में सोचिए, जो सही है मध्यम मार्गी रास्ता अपनाइए। कभी भी एक्सट्रीम राइट पे मत जाइए, कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे मत जाइए। राइट में भी अच्छाइयाँ हैं, राइट में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, ईश्वर को मानना चाहिए, लेकिन तार्किक तरीके से मानना चाहिए, अध्यात्म को मानना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। लेफ्ट कहता है समानता लाइए, एक्चुअली में समानता कभी भी नहीं लाई जा सकती, क्योंकि ईश्वर ने थोड़ा बहुत अलग अलग व्यक्ति को, मैंने बताया शुरुआत में बोला था, अब जो यूनिवर्स है वो हर व्यक्ति के अंदर है। अब होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड, पूरे व्यक्ति के अंदर ही अलग ब्रह्मांड है। तो टोटली समान तो कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना समान। इवन इफ आप इस व्यक्ति को अमीर नहीं कर सकते तो कम से कम उतना लेवल तक का कि बेसिक लाइफ स्टाइल वो मेंटेन कर सके, उतना लेवल तक का सरकार को या दूसरे लोगों को मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो दलित इतिहास में और इधर की साइड में साम्यवादी इतिहास में भी कमियां हैं। कमियां क्या है? ईश्वर को बिल्कुल नकार देते हैं। ईश्वर को नकार देना, पूर्ण रूप में नकार देना भी गलत है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ सिस्टम जो चल रहा है उसको चलाने वाली कोई ना कोई शक्ति है, तो उसे बिलीव रखना जरूरी है। उसके अलावा ये राज्य को नहीं मानते। राज्य एक सिस्टम बनाने के लिए बनाया गया है, और राज्य भगवान ने नहीं दिया है, ये बात हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। ये हमने मिलकर के बनाया है, राज्य बनाया है। ठीक है, लेकिन अराजकता हो जाएगी अगर आप राज्य को नहीं मानोगे तो, और अराजकता हो जाने पे फिर से आप जानवरों के जैसे हो जाओगे और आपस में एक दूसरे से लड़ते रहोगे। तो साम्यवादी इतिहास की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, और राइट विंग वाली अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए सेंटर वाला इतिहास आपको
पढ़ना चाहिए। आई थिंक इतना क्लियर है, बाकी लेक्चर में देखेंगे। इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं? एक होता है आर्कियोलॉजिकल स्रोत और एक होता है लिटरेरी यानी साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से आएंगे? किसी राजा के सिक्के मिल जाएं तो सिक्कों में कौन कौन से चित्र हैं, तो उससे हो सकता है राजा ने अपना चित्र लगवाया हो, तो उससे पता चल जाएगा कि राजा ऐसा था। उसके अलावा हो सकता है राजा का एक कौन सी धातु यूज किए सिक्के में, तो पता चल जाएगा कि किस धातु के सिक्के बनाए जाते थे। सिक्कों के बाद में स्मारक, पुरातात्विक स्रोत में स्मारक, कलाकृतियाँ, वस्तुएं, लिपियाँ, अंडे। देख लीजिए, सिक्के अगर ऐसे मिल जाते हैं तो उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है, और सिक्के जिस जिस क्षेत्र में मिले हैं उसके आधार पे उस राजा का क्षेत्र अधिकार कहाँ कहाँ तक उसका साम्राज्य था, ये भी पता चल जाता है। ओके, अभी जैसे आपको इंडिया का साम्राज्य पता चलाना है, तो आप जहाँ जहाँ पे आपका पास में इंडिया का रुपए यूजफुल होगा वहाँ वहाँ तक इंडिया का साम्राज्य आपको दिख जाएगा। आप पाकिस्तान में जाएंगे वहाँ पे आपको इंडिया वाला रुपये नहीं मिलने वाला है, आप चीन में जाएंगे तो वहाँ पे भी इंडिया का रुपये नहीं मिलने वाला है। तो सिक्के जिस जिस क्षेत्र में पहले हुए हैं वहाँ से उसका साम्राज्य विस्तार आपको पता चल जाता है। ओके, मोनूमेंट्स, पुराने स्मारक मिल जाते हैं, जैसे सांची का स्तूप है, उससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं, जैसे बर्तन मिल जाते हैं, आभूषण मिल जाते हैं, उनके आधार पे भी उस समय का इतिहास लिखने की कोशिश की जाती है। इंस्क्रिप्शन, लिपियाँ मिल जाती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला है तो उसके आधार पे भी अनुमान लगाया जाता है कि कैसा उस समय इतिहास रहा होगा। और अदर्स, जिसमें हड्डियाँ भी, मनुष्य के स्कल्स भी शामिल हैं, वो शामिल किए जाते हैं। ओके, अब ये हुआ आर्कियोलॉजिकल, जिसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। इसके लिए पूरा पुरातात्विक विभाग है जो खोज करता रहता है, अलग अलग साइट्स पे, स्थलों पे जा जा के नई नई चीज़ों का उत्खनन करता है, और उनके आधार पे पुरातात्विक लोग मिलकर और इतिहासविद लोग मिलकर के दोनों ही इतिहास लिखते हैं। ओके, लिटरेरी, साहित्यिक स्रोत, धार्मिक और गैर धार्मिक, या तो धर्म का साहित्य हो सकता है या गैर धार्मिक हो सकता है। धार्मिक में हिंदू धर्म का हो सकता है, ब्राह्मण धर्म का हो सकता है, बौद्ध साहित्य हो सकता है, जैन साहित्य हो सकता है। ओके, यात्रियों का वृत्तांत, बहुत सारे यात्री भारत घूमने के लिए आए, चीन से यात्री आए, फाइयान, हेनसांग, उन्होंने भारत में आकर के पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर भ्रमण किया और अपनी भाषा में अपनी विचारधारा के आधार पर उन्होंने लिखा। यात्रियों का वृत्तांत बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि यात्री जो होते थे वो न्यूट्रल होते थे, निष्पक्ष होते थे। उन्हें किसी राजा की बढ़ाई करने से क्या मतलब, कोई रफो, उन्हें क्या मतलब उस चीज़ से, तो वो ओरिजिनलिटी लिखते थे और उनसे पता चलता है कि वास्तव में उस समय भारत कैसा रहा होगा। ऐसे इब्न तूता आपने नाम सुना होगा, मूवी वगैरह में नाम आता है, उसका गाना भी है। अफ्रीका का एक यात्री था जो अफ्रीका से घूमते घामते भारत तक आया था। ओके, तो यात्रियों के वृत्तांत मिलते हैं, उनके आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है इतिहास कैसा रहा होगा। बहुत सारे राजाओं की जीवनियाँ मिलती हैं और महापुरुषों की जीवनियाँ भी मिलती हैं, नाटकों के लेख मिलते हैं, ड्रामा, कविताएं, ये सब मिलती हैं। उनके आधार पे उनके बाद में ग्रंथ और लेख होते हैं। इन सब गैर धार्मिक पुस्तकों के आधार पे भी इतिहास लेखन किया जाता है। ओके, अगला सवाल आता है, क्या हमें इतिहास रटना चाहिए? सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी चीज़ मत रटिए, रटने से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ओके, हो सकता है आप एक दो दिन रट के वो याद रख लें, बाकी आज में आगे भूल जाएंगे, एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। इतिहास समझने की चीज़ है, कॉन्सेप्ट के थ्रू, कहानी के थ्रू उसे समझना चाहिए। ओके, इतिहास समझने का विषय है और इस क्रैश कोर्स को देखने के बाद में आप में क्लियरली समझ जाओगे कि इतिहास क्यों समझने का विषय है। बाकी अलग लेक्चर्स होंगे, फुल लेक्चर सीरीज होगी, उसमें भी इतिहास पूर्ण रूप में समझाया जाएगा आपके लिए। तो इतिहास को आप नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये क्रैश कोर्स पूरा देख लेना, आपने अब तक जो इतिहास पढ़ा होगा उससे 100% अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है, चित्रों का उपयोग है, एंड मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी पे ज़्यादा जोर है, फैक्ट पे ज़्यादा जोर नहीं है। राजाओं के नाम और डेट्स याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आर्य लोग इधर की साइड में आए, क्यों गंगा जमुना की तहजीब बनी, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो इन पे क्यों पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। ओके, पहले ही बता चुका हूँ, कहानी आपको कहानी के हिसाब से इतिहास पढ़ना चाहिए, कहानी के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, लास्ट में जाते जाते डाटा जोड़ देना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट, स्टोरी एंड फैक्ट्स, ये तीनों चीज़ पढ़ते टाइम होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं जो कि IAS मेंस के एग्जाम में आए थे पुराने ईयर्स में। 3 सवाल लिखे हुए हैं, आप उन्हें खुद पढ़ लेना। मैं एक सवाल पढ़ देता हूँ आपके लिए, 2 सवाल आप खुद पढ़ लेना। कोशिश करना कि आप इतिहास को क्या उसी दृष्टि से पढ़ रहे हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना एवं संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है, चर्चा कीजिए। आई थिंक सवाल समझ में आया होगा। भारत की हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, बहुत सुव्यवस्थित शांति प्रिय सभ्यता थी, उस समय की द बेस्ट सभ्यता थी। हम आज भी उस लेवल की सभ्यता पे नहीं पहुंचे हुए हैं। एक तरह टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, साइंस का विकास हो गया, वो बात अलग है, लेकिन जो उनका जो रहने सहने का ढंग था, साफ सफाई का, क्लीनलीनेस, हाइजीन, वहाँ पे जो नाली पानी निकास की व्यवस्था थी, घरों के जो रोड थे, रोड जो चौड़े चौड़े होते थे, समकोण पे बने होते थे, जो व्यवस्था थी वो आज के समय पे भी नहीं है हमने इंडिया में। तो हमने क्या उस सभ्यता से क्या क्या इनपुट्स लिए आज के समय पे नगर बनाने के लिए, तो ये सवाल है। आप इसमें हाइजीन का एग्जांपल दे सकते हो, स्वच्छता के लिए हमने वहाँ से एक्सेप्ट किया मान सकते हो, नाली निकास व्यवस्था वहाँ से ली है ऐसे मान सकते हो। उसके अलावा सड़कें जो हैं समकोण पे बनाई जा रही हैं अगर नगर में, तो वो से भी आप वहाँ से ले सकते हो। और बीच में वहाँ पे एक सार्वजनिक स्थल होना, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। आजकल बहुत सारी सोसाइटी इसी टाइप में बनती हैं। स्ट्रेटजी कैसे यूज करें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, देखो क्रैश कोर्स ऑन टेक्निकल आवारा अपने चैनल पे विद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये जो लेक्चर है क्रैश कोर्स वाला, इसकी पूरी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 में है एक, तो वो भी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, और क्लास 11th में है उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री है, तो वो भी आप ले सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 और 11th वाली। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, वो लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मैं कुछ रेफरेंस बुक के नाम दे देता हूँ। आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर और भारत एक खोज। आर.एस. शर्मा सेंटर टू राइट हैं, अगर इनकी पुस्तक आपको राइट विंग इतिहास समझने के लिए, सेंटर टू राइट के लिए जानने के लिए करना है तो इनकी पुस्तक पढ़ लीजिए। और अगर आपको लेफ्ट विंग की तरीके से पढ़ना है, साम्यवादी तरीके से पढ़ना है, तो आप रोमिला थापर की बुक पढ़ लीजिए। उसके अलावा भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। महाराष्ट्र में जब वो जेल में बंद थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में, तो उस समय वो ठाली रहते थे, उस समय उन्होंने पूरा भारत का इतिहास भारत एक खोज लिखी थी। इसी पुस्तक पर श्याम बेनेगल जी ने भारत एक खोज नाम से एपिसोड बनाए, और 55-56 एपिसोड हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो भारत एक खोज इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ओके, एंड फुल कोर्स आने वाला है अपने चैनल पे, और कुल मिला के उसमें 20 लेक्चर रहने वाले हैं 90-90 मिनट के, और टोटली फ्री रहने वाले हैं। लेक्चर जो रहेंगे वो टोटली फ्री रहेंगे। ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो रहेगा वो पीडीएफ, एंड ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन की पीडीएफ और क्विज, इनका मिनिमम पेड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन लेक्चर जो है वो टोटली फ्री रहेंगे, जो अपने यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद में इस कोर्स की खास बातें क्या हैं, आपको वैसे ही अगर पुराने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि ऑलवेज यूनिक मेरा थंबनेल रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये यूनिक ही रहेगा, बाकी सब लोगों से जहाँ पे भी आपने पढ़ा है वहाँ से तो अलग ही मिलेगा, और एक्चुअली में सत्य का ज्ञान मिलेगा। मैं यहाँ बायस्ड नहीं रहूँगा किसी भी तरीके से, सही क्या रहा इतिहास में वो समझाने की कोशिश करूँगा। साथ साथ में एनसीईआरटी के हिसाब से जो एग्ज़ाम आएगा वो भी कवर किया जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं रहूँगा किसी भी साइड में। मोस्ट ऑफ दी जो ट्रुथ है उसे बताने की कोशिश की जाएगी। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या कि सर इतिहास में हम जो पढ़ते हैं हमने तो आज तक ऐसा सुना ही नहीं सत्य का ज्ञान वाला शब्द। हाँ, आपने अगर नहीं सुना है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें आपके टीचर की गलती है। एक्चुअली में आपके टीचर जो भी रहे उन्होंने खुद ने रट्टाफिकेशन किया, उन्हें खुद को नहीं पता सच क्या है, अलग अलग सोर्स उन्होंने नहीं पढ़े, एक जो बुक उन्होंने पढ़ ली उसका रट्टाफिकेशन कर लिया, उसी के आधार पर उन्होंने इतिहास आपको पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही जानना है, सत्य का ज्ञान करना है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये फुल लेक्चर सीरीज जो होगी उसमें टोटली आपको सारी विचारधाराओं को कवर किया जाएगा, और फुल लेक्चर सीरीज जो होगी आईएएस के ऑप्शनल हिस्ट्री के हिसाब से भी यूजफुल रह सकती है। ओके, नो रट्टा करने की कोई जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि मैं स्टोरी और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। साथ साथ में चीज़ों का रिपीटिशन, रिवीजन, आपसे भी बोलता हूँ कि जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा यूजफुल है। मैं खुद से ही लेक्चर में एक चीज़ को 2 या 3 बार रिवाइज करा दूंगा, ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी। तो आप परेशान मत होना अगर मैं कॉन्सेप्ट वगैरह ये बहुत सारी चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी बात है। लेक्चर को पूरा देखिए, उसी लेक्चर में आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर उसमें नहीं हो रही हैं तो एक बार उसी लेक्चर को पूरा दोबारा से देख लीजिएगा। तो रिपीटेशन मेरे लेक्चर में रहता है, तो आपको रट्टा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
बहुत सारी इमेज और मैप यूज किए हैं। माइंड मैप बनाना जरूरी होता है, तो इमेज देखते ही आपके दिमाग में बहुत सारा क्लियर हो जाता है कि उस समय कैसे लोग रहे होंगे। ओके, तो अभी आपको दिखा देता हूं मैं, नीचे बहुत सारी इमेज हैं। ओके, यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम में चले जाना, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ये क्रैश कोर्स में से ही ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम होंगे उसमें से 70-80% सवाल पूछे जा सकते हैं। 100% बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ ज़्यादातर पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन कवर हो जाएं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं, लेकिन 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो तुमसे झूठ बोलता है। ओके, सक्सेस मंत्र क्या है? आपको अगर सक्सेस होना है तो क्या करें? पहली बात तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कहानी को समझो, फैक्ट बाद में जोड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। मैं आपको यहाँ पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ को खुद से अपने हाथों से लिखने की कोशिश करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक होगी, वहां से डाउनलोड करके उससे अपने खुद से हाथों से लिखने की कोशिश करना, अपने नोट्स बनाना और इतिहास को अन्य विषयों से जोड़ने की कोशिश करना। कनेक्टिंग द डॉट्स इंपॉर्टेंट है। इतिहास को कभी ज्योग्राफी से जोड़ के देखो, इतिहास को कभी इकोनॉमिक्स से जोड़ के देखो, इतिहास को कभी साइंस से जोड़ के देखो, आपको मजा आएगा और सारी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होने लग जाएंगी। ऐसे सोच के देखो कि एक सवाल आता है, पानीपत में 2-3 इंपॉर्टेंट युद्ध हुए, सिर्फ पानीपत में ही क्यों हुए? दिल्ली ही भारत की राजधानी क्यों रहा पिछले 5000 साल से, और कोई चीज जगह क्यों नहीं रही? ज्योग्राफिकल कारण सोच के देखो, सोच के देखो कि गंगा जमुना तहजीब जो बनी उसका ही डोमिनेंस क्यों रहा। सोच के देखो इन चीज़ों को, सोच के देखो कि साउथ में जो लोग हैं उनको डिस्कनेक्ट क्यों रहे उत्तर वालों से। सोच के देखो उसमें उनकी हिस्ट्री अलग क्यों हुई उत्तर वालों से। सोच के देखो, सारे कारण समझ में आ जाएं, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री से जुड़ रही है। ओके, बाकी अपने लेक्चर में सारी जो पॉइंट आपको बताए हैं ये क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद में आप हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स से भी जोड़ के देखो। भारत प्राचीन इतिहास से लेके 1700 एडी तक का पूरे विश्व में नंबर 1 रहा इकोनॉमी के मामले में। क्यों रहा? वहां से डिक्लाइन क्यों हुआ? उसमें इतिहास का रोल क्या रहा? तो ये सब आप कनेक्टिंग द डॉट्स करके देखो। सब्जेक्ट को जब जोड़ने लग जाओगे तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा और आप उस सब्जेक्ट को टोटली क्लियर कर पाओगे। तो कनेक्टिंग द डॉट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखो। स्टीव जॉब्स का सिद्धांत है ये, डॉट्स को कनेक्ट करो, चीजें आसान होने लग जाएंगी। चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, चीजों को इजी रखो, जितना हो सके उतना इजी रखो। एक सिंपल मैं आपको बोलता हूँ, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, जितना हो सके उसे सिंपल बनाओ और शॉर्ट बनाओ, इस तरीके से आप थ्योरी यूज करने की कोशिश करो। ओके, अब आता है अपना लेक्चर 2 बोल सकते हैं इसे, और टॉपिक नंबर 1। जैसा मैंने बताया था कि 11 टॉपिक होने वाले हैं, उसमें लेक्चर 2 बोल रहे हैं और टॉपिक नंबर 1 बोल सकते हैं इसे। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पूछे आने वाले सवाल आते हैं, देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल